नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मुर्गी पालन और उसके साथ साथ में रेशम कीट पालन के बारे में देखने वाले हैं। और ये दोनों ही टॉपिक हमारे जंतुओं के आर्थिक महत्व के अंतर्गत शामिल होते हैं। हम देखने वाले हैं कि मुर्गी पालन कैसे किया जाता है, अर्थात पोल्ट्री फार्मिंग कैसे की जाती है। इसके साथ साथ में हम देखेंगे कि मुर्गी की कौन कौन सी नस्ल होती हैं, कौन सी नस्ल अंडों के उत्पादन के लिए बढ़िया होती हैं, कौन सी नस्ल मांस के उत्पादन के लिए बढ़िया होती हैं, कौन कौन से उनमें रोग हो सकते हैं। इसी के साथ साथ में हम देखेंगे कि रेशम कीट पालन कैसे किया जाता है, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैसी प्रक्रिया होती है। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाला है। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और आप शुरुआत के 1-2 मिनट तक देखते हैं तो यह आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं हो सकता है। आप 1-2 मिनट देखकर यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आगे आपको क्या चीज मिलने वाली है और उससे आपको क्या फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ में यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक हमारे ऐसे ही वीडियो होंगे ये लगातार पहुंचते रहेंगे। साथ साथ में आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बात हम शुरू करते हैं मुर्गी पालन से, अर्थात पोल्ट्री फार्मिंग से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मुर्गी पालन क्या होता है। मुर्गी पालन का मतलब हो गया कि व्यावसायिक उद्देश्य से, कहने का मतलब अंडों के उत्पादन के लिए, मांस के उत्पादन के लिए, इन उद्देश्यों से यदि हम वैज्ञानिक तरीके से मुर्गियों का पालन करते हैं तो इसे हम पोल्ट्री फार्मिंग अर्थात मुर्गी पालन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुर्गी पालन कहते हैं। तो चलो हम देखते हैं मुर्गी पालन का मतलब क्या है। मुर्गी पालन कहने का मतलब पोल्ट्री फार्मिंग। मुर्गियों को अंडों के लिए और मांस के उत्पादन के उद्देश्य से वैज्ञानिक तरीके से पालने की जो विधि होती है उसी को क्या कहा जाता है? पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। कहने का मतलब मुर्गी पालन कहा जाता है। और यह मुर्गी पालन है, यह कृषि से जुड़ा हुआ ही कार्य माना जाता है। अब मुर्गी पालन हम कर रहे हैं तो इसके लिए हमें मुर्गियों की आवश्यकता होगी, और मुर्गियां हैं जिनकी कौन कौन सी नस्ल होती हैं, इनके लिए अंडों के लिए बढ़िया नस्ल कौन सी होती हैं, मांस के उत्पादन के लिए कौन सी बढ़िया नस्ल होती हैं, हमारी देसी मुर्गियां कौन सी होती हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत हम कर रहे हैं कि मुर्गियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्ट्री ब्रीड्स। ब्रीड्स का मतलब होता है नस्ल। जंतुओं के लिए हम नस्ल शब्द को काम में लेते हैं, अर्थात ब्रीड शब्द को काम में लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अंडा देने वाली मुर्गियां। ऐसी मुर्गियों की नस्ल जो अंडे देती हैं। और अंडे देने वाली मुर्गियों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लेयर कहते हैं। ध्यान से सुन लेना, अंडे देने वाली मुर्गियों को क्या कहा जाता है? लेयर कहा जाता है। तो लेयर ब्रीड्स अर्थात अंडे देने वाली मुर्गियों की नस्लें, इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? तो इनका उपयोग है मुख्य रूप से अंडा उत्पादन के लिए किया जाता है। इसमें नस्ल कौन सी आ जाएगी? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल आती है, वो आती है व्हाइट लेग हॉर्न। कौन सी नस्ल आती है? व्हाइट लेग हॉर्न। और ये नस्ल होती है, ये अंडे उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नस्लें होती हैं। मुर्गी की सबसे प्रसिद्ध नस्ल जो अंडे उत्पादन के लिए काम में आती है। यह साल में लगभग 280 से 320 अंडे देती है। मतलब रोज का लगभग क्या देती है? 1 अंडा देती है। और भारत में पोल्ट्री फार्मिंग में यह सबसे अधिक पाली जाने वाली क्या होती है? नस्ल होती है। सबसे ज्यादा यही नस्ल पाली जाती है। अब दूसरी नस्ल है वो है मिनोरका। दूसरी नस्ल है मिनोरका, और यह भी अंडों के उत्पादन के लिए ही पाली जाती है। और यह साल के लगभग
200 से 220 अंडे देती है। और इसके अंडे होते हैं सफेद रंग के, एकदम सफेद रंग के, और बड़े आकार के होते हैं। इसकी विशेषता है कि अंडे होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। तीसरी नस्ल है एनकोना। तीसरी नस्ल कौन सी है? एनकोना। और ये भी साल के लगभग 200 से 250 अंडे होती है, ये प्रतिवर्ष इसका उत्पादन करती है। तो ये तीन नस्ल हैं जो मुख्य रूप से लेयर के रूप में काम में ली जाती है, अंडों के उत्पादन के लिए काम में ली जाती है। अब हम बात करते हैं मांस उत्पादन के लिए। और मांस उत्पादन के लिए जिन मुर्गियों की नस्ल को काम में लिया जाता है उन्हें हम ब्रोइलर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रोइलर कहते हैं। तो याद रखना, मांस उत्पादन के लिए जिन नस्लों को हम काम में लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रोइलर कहते हैं। और इसमें कौन कौन सी आ जाएगी? एक तो आ जाएगी हमारी प्लाई माउथ रोक। कौन सी आ जाएगी? प्लाई माउथ रोक, ब्रोइलर के रूप में। मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है और ब्रोइलर विकसित करने में भी काम में ली जाती है। नए ब्रोइलर बनाने में भी ये काम में ली जाती है। इसका मूल स्थान है अमेरिका, अमेरिका की नस्ल है। फिर दूसरी है कॉर्निश। दूसरी नस्ल कौन सी है? कॉर्निश। और यह भी बढ़िया रूप से आपके ब्रोइलर के रूप में काम में ली जाती है। मुर्गी की सबसे महत्वपूर्ण नस्ल जो मांस उत्पादन के लिए मानी जाती है। और यह कहां की है? मूल स्थान कहां का है? इंग्लैंड। अर्थात विदेशी नस्ल है। कैसी नस्ल है? विदेशी। नेक्स्ट देखो भाई, न्यू हेम्पशायर। न्यू हेम्पशायर है, यह मुर्गी दोहरे उद्देश्य के लिए, कहने का मतलब अंडों के उत्पादन के लिए भी और मांस उत्पादन के लिए भी ये काम में ली जाती है। और इसका भी मूल स्थान क्या है? अमेरिका। दोहरे उद्देश्य के लिए काम में ली जाने वाली नस्ल कौन कौन सी हैं? अंडे और मांस दोनों के लिए काम में ली जाती हैं। इसमें एक तो आ जाएगी रोड आइलैंड रेड। याद रखना, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गी की क्या होती है? नस्लों में से एक नस्ल है। और कौन सी है? रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड। इसके अलावा एक आ जाएगी आपकी ऑस्ट्रेलर्प और एक आ जाएगी ससेक्स। कौन सी आ जाएगी? ससेक्स। तो ये दोहरे उद्देश्य के रूप में काम में ली जाती हैं। तो यह हमने देखा है कि मुर्गी की कौन सी नस्ल अंडों के उत्पादन के लिए काम में ली जाती है, मुर्गी की कौन सी नस्ल होती है मांस के लिए काम में ली जाती है, और कौन सी नस्ल होती है वो अंडे और मांस दोनों के लिए काम में ली जाती है। अब हम देखते हैं हमारी देसी नस्ल की मुर्गियां। देसी नस्ल की मुर्गियां देखो, भारत की प्रमुख देसी नस्ल, देसी मतलब हमारे भारत की नस्ल है, इसमें से एक आ जाएगी असील। देखो ये प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको विदेशी और देसी नस्ल दे देंगे और इनमें से पूछ लेंगे इनमें से देसी कौन सी है या विदेशी कौन सी है, कौन सी अंडों के लिए काम में ली जाती है, कौन सी है वो मांस उत्पादन के लिए काम में ली जाती है। तो इसमें आ जाएगी असील, चिटगांव, घगूश, कड़कनाथ। और ये कड़कनाथ तो आपको याद ही रखना है, इसका तो बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, आरएएस तक इसका प्रश्न आया हुआ है। जो कड़कनाथ है ये एक विशेष मुर्गी की नस्ल है, ये पूरे काले रंग की होती हैं, चोंच भी काले रंग की, पैर भी काले रंग के, यह भी आपको हम देखने वाले हैं। कड़कनाथ मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध काली मुर्गी होती है और इसका मांस औषधीय गुणों वाला माना जाता है। और इसका डायग्राम भी आप देख सकते हो, ये देखो जो ये डायग्राम देख रहे हो आपको दिख रहा होगा, मुर्गी है पूरी काली है। तो ये जो काले रंग की मुर्गी है जो आप देख रहे हैं, ये मुर्गी की एक विशेष नस्ल है जिसे हम बोलते हैं कड़कनाथ। और यह नस्ल होती है, इसकी विशेषता यह होती है कि यह पूरे काले रंग की दिखाई देती है। इसके पंख, इसकी चोंच,
इसके पैर और यहां तक कि इसका मांस होता है वो भी काले रंग का होता है। और ये प्रसिद्ध मुर्गी की क्या होती है, नस्ल होती है जो मांस उत्पादन के लिए काम में ली जाती है। और इसका मांस होता है वो विशेष पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह आपको ध्यान रखना है। कौन सी मुर्गी के बारे में बात कर रहे हैं, हमें कड़कनाथ के बारे में बात कर रहे हैं। देख लो भाई, सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा है। नेक्स्ट देखो भाई, मुर्गी पालन के प्रकार। अब देखो, एक तो होगी फ्री रेंज। फ्री रेंज का मतलब खुला छोड़ दिया, पूरे को क्या छोड़ दिया, खुला, एक एरिया बड़ा बना दिया और उसके अंतर्गत खुला छोड़ दिया, तो वो तो हो गया फ्री रेंज, मुर्गियों को खुला छोड़ दिया जाता है। एक होता है अर्ध गहन प्रणाली, सेमी इंटेंसिव। इसमें क्या होता है, कुछ खुला रखा जाता है और कुछ समय के लिए शेड में, मुर्गी पालन के लिए वो बंद कमरा सा बनाया जाता है, उसमें भी रखा जाता है और खुले में भी रखा जाता है, दोनों जगह। और एक होता है गहन प्रणाली, ये पूरे वैज्ञानिक तरीके से पालन किया जाता है। मुर्गियों को बाहर नहीं निकाला जाता है, इनके लिए विशेष प्रकार के आवास बनाए जाते हैं जहां पर पानी की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था अच्छी तरीके से हो। नेक्स्ट देखो, मुर्गी पालन के लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। भाई हम भी सोच ले भाई मुर्गी पाले, आप भी सोच सकते हो मुर्गी पाले, बढ़िया रुपए कमाए, लेकिन मुर्गी पालन के लिए आपके पास कुछ मूलभूत संसाधन होने चाहिए। एक तो यदि आप मुर्गी पालन करोगे तो सबसे पहले तो उनको रखोगे कहां पर, उनके लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, घर होना चाहिए। जैसे आपको रहने के लिए घर चाहिए, वैसे ही उनको रहने के लिए भी घर चाहिए। इसके साथ साथ में खाना मतलब उनका दाना, और उसके साथ साथ में आवास हो गया, खाना हो गया, पानी की बढ़िया व्यवस्था हो, तो ये सारी की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। देखो, आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, और आवास भी ऐसा नहीं, सही तरीके से पालन करना है तो साफ सुथरा और हवादार शेड, वो जो बना रहे हैं उनका आवास साफ सुथरा हो और हवा आने की पूरी व्यवस्था हो, नहीं तो पता चले अंदर ही अंदर मर गई पूरी की पूरी। पर्याप्त प्रकाश आना चाहिए उसके अंतर्गत, उचित तापमान रहना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा भाई। भोजन के लिए बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, मुख्य पोषक तत्व, जब भोजन में मुख्य क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। अगर उनको भोजन ठीक प्रकार का नहीं देंगे तो वो खुद ही कुपोषण का शिकार रहेंगे, क्या ही तो वो अंडे देंगी और कैसे उनका मांस बढ़ेगा। तो इसलिए उनको भोजन, उनका दाना है वो बढ़िया तरीके का होना चाहिए, जिनके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, लवण ये बढ़िया मात्रा में होने चाहिए। और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और वो भी साफ और पूरा जितना उनको चाहिए पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तब मुर्गी का पालन है वो आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है, अन्यथा ये नुकसानदायक भी हो सकता है। तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि मुर्गियों में कौन कौन से रोग होते हैं। और यहां से लगभग हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, यहां से लगभग हर बार क्या पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है। और क्या प्रश्न पूछा जाता है, वो भी एक फिक्स है कि रानीखेत रोग होता है वो किसमें होता है, क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, ये जो रोग है ये एक इंपॉर्टेंट रोग है। मुर्गियों में सबसे प्रसिद्ध रोग जिसको बोलते हैं वो होता है रानीखेत रोग या न्यूकैस्टल रोग, न्यूकैस्टल डिजीज। इंग्लिश में इसे बोला जाता है न्यूकैस्टल डिजीज, और वैसे इसे बोला जाता है रानीखेत रोग। यह मुर्गियों में होने वाला बहुत ही खतरनाक और संक्रामक रोग होता है। इसमें मुर्गियों को एक तरीके से लकवा मार जाता है। क्या मार जाता है, लकवा मार जाता है। ये एक वायरस के द्वारा होने वाला क्या होता है, रोग होता है। और जो वायरस इसके लिए आ जाता है वो आ जाता है पैरामिक्जो वायरस। कौन सा वायरस होता है, पैरामिक्जो वायरस। पैरामिक्जो वायरस होता है जो रानीखेत रोग करता है। किसका रोग है, मुर्गियों का रोग है। एक तरीके से लकवा मार जाता है, बहुत ही खतरनाक और संक्रामक। एक बार मुर्गियों में ये रोग हो गया तो पूरा का पूरा जो
वो मुर्गी फार्म है, वो पूरे की पूरी मुर्गियां संक्रमित हो जाती हैं। और जब एक बार हो गया तो इसका इलाज होना मुश्किल है, फिर उनको तो गड्ढा खोदकर दबाया जाता है जिससे कि दूसरी मुर्गियां संक्रमित ना हो। दूसरा इसमें एक रोग होता है जिसे बोलते हैं फाउल पॉक्स। क्या बोला जाता है? फाउल पॉक्स। और यह भी कैसा रोग है? एक वायरल रोग है। ऊपर वाला भी वायरस से, यह भी वायरस से। फाउल पॉक्स वायरस, वायरस का नाम भी यही है, फाउल पॉक्स वायरस। तीसरा रोग है वो है कोक्सीडियोसिस। कौन सा रोग है? कोक्सीडियोसिस। और यह प्रजीवी अर्थात प्रोटोजोआ से होने वाला क्या है? रोग। किससे होता है यह रोग? प्रोटोजोआ से। और कौन सा प्रोटोजोआ है? इमिरेरिया। कौन सा है? इमिरेरिया नाम का प्रोटोजोआ। इसके अलावा एक होता है एवियन इन्फ्लुएंजा। कौन सा रोग होता है? एवियन इन्फ्लुएंजा नाम का रोग होता है, जिसे सामान्य भाषा में हम बोलते हैं बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू। और यह भी क्या होता है? वायरस से होने वाला क्या है? रोग। सामान्य भाषा में इसी एवियन, एवियन का मतलब हो गया पक्षियों में, और इन्फ्लुएंजा मतलब वायरस का नाम है। तो इसका वायरस होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, लेकिन यह पक्षियों में होता है, तो सामान्य भाषा में इसे बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से आपको कौन कौन से याद रखना है? यह तो याद रखना ही रखना है रानीखेत, बाकी फाउल पॉक्स, कोक्सियोडोसिस, और बाकी यह आ जाएगा आपका एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू। तो ये मुर्गियों के अंतर्गत होने वाले क्या होते हैं? रोग होते हैं। और यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रानीखेत नाम का रोग है, ये तो क्या पता कितनी बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा चुका है, इस कारण आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट देखो भाई, मुर्गी पालन का आर्थिक महत्व, फायदा क्या क्या होता है भाई? प्रोटीन युक्त भोजन का स्रोत। इनसे अंडे देख लो चाहे से, और चाहे से मांस, और इसके मांस को चिकन कहा जाता है। मुर्गियों से जो मांस प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? चिकन। तो इनसे जो भोजन प्राप्त होता है भाई, मुख्य रूप से भोजन के रूप में ही काम में आ रहा है, तो भोजन जो प्राप्त होता है वो प्रोटीन युक्त होता है, प्रोटीन की पूर्ति करता है, रोजगार के साधन देता है। भाई मुर्गी पालन करेंगे तो उसे रोजगार मिलेगा, आय अर्जित होगी, अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। ग्रामीण आय में वृद्धि, गांवों में मुख्य रूप से यह किया जाता है मुर्गी पालन, तो ग्रामीण आय में क्या होगी? वृद्धि। कम भूमि में अधिक उत्पादन किया जा सकता है, बहुत बड़े भूमि की हमें आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ साथ में निर्यात में योगदान, इन अंडों का और साथ साथ में चिकन का क्या किया जाता है? बाहर दूसरे देशों में निर्यात भी किया जाता है। और निर्यात बढ़ेगा तो आमदनी तो होगी ही होगी, साथ साथ में देश के लिए भी क्या है? फायदेमंद है। तो ये इसके क्या हो गए हैं? आर्थिक महत्व। और मुर्गियों से क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं भाई? अंडेर मांस, ये तो मेन चीज हो गई। इसके अलावा इनके पंख, और इनके पंखों से अलग अलग प्रकार के खिलौने, आकर्षक वस्तुएं, सजावटी सामान ऐसे बनाए जाते हैं। और इनसे खाद बनती है, मेन्योर। क्या बनती है? खाद। और मुर्गियों की जो बीट होती है वो एक बहुत बढ़िया खाद के रूप में फसलों के लिए काम में ली जाती है। हालांकि इनकी खाद में बदबू तो बहुत बुरी आती है। जिस एरिया में ये खाद होती है वहां से गुजरोगे तो आपको दूर से ही पता चल जाता है कि किसकी खाद है, लेकिन वो खाद के रूप में तो काम में आती है भाई, फसलों के लिए क्या होती है? फायदेमंद होती है। इसके अलावा मुर्गी पालन से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखो, मुर्गी पालन को पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, हमें आता है। अंडा देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं? लेयर, अभी आपको बताया था। कड़कनाथ, काले मांस वाली मुर्गी है, ये तो याद ही रखना है, पूरी काली होती है, बाहर से दिखती भी काली है और अंदर से मांस भी क्या होता है? काला ही होता है। मांस उत्पादन के लिए मुख्य रूप से काम में ली जाती है। देसी मुर्गी की नस्ल है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की है। ब्रॉयलर मुर्गियां होती हैं 6 से 8 सप्ताह में मांस के लिए क्या हो जाती हैं? तैयार। भाई मांस के लिए मुख्य रूप से ब्रॉयलर काम में आती हैं, और ये 6 से 8 सप्ताह में मांस के लिए क्या हो जाती हैं? पूर्ण रूप से तैयार हो जाती हैं। लेयर मुर्गी अर्थात अंडे देने वाली मुर्गियां लगभग
300 अंडे प्रतिवर्ष दे सकती हैं, हमने देखा ही था। इसके बाद में मुर्गी के अंडे में लगभग 13% तक क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसका प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, वो अंडों को माना जाता है। तो ये मुर्गी पालन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या हो गए हैं, फैक्ट्स हो गए हैं। तो ये सारा का सारा हमने किसके बारे में देखा है, मुर्गी पालन के बारे में देखा है। किसके बारे में देखा है, मुर्गी पालन के बारे में। और अब हम देखने वाले हैं वो एक और महत्वपूर्ण जीव के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो जीव होता है हमारा रेशम कीट। ये जो रेशम कीट होता है ये हमारे कैसे काम में आता है। रेशम कीट से एक धागा बनता है, रेशम का धागा, और ये रेशम है, इसके कपड़े प्राचीन समय से लेकर आज तक प्रसिद्ध हैं। इसका जो चमक होती है इस रेशम के कपड़े की, ये जो मुलायम होते हैं, इसी कारण से इनको पहले के जमाने में शाही रूप से काम में लिया जाता है। शाही परिवारों में इसको पहनने के लिए रेशमी कपड़ों को काम में लिया जाता था। और आज भी ये रेशम का कपड़ा है, खूब प्रसिद्ध है। रेशम का ये जो कपड़ा होता है, ये जो धागा होता है, ये रेशम कीट से प्राप्त होता है। और रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन जो किया जाता है उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। इसके लिए शहतूत के पेड़ों की बहुत ज्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से जो रेशम कीट का पालन होता है वो शहतूत के पेड़ों पर किया जाता है, ये याद रख लेना। बाकी बातें देखते हैं हम कि रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर इसे कहते हैं। रेशम कीट पालन वह प्रक्रिया है जिसमें रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को वैज्ञानिक तरीके से उनका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। और प्राप्त रेशम का उपयोग कपड़े बनाने के लिए और अन्य वस्त्र बनाने में किया जाता है। रेशम कीट पालन की शुरुआत कहां से हुई थी, चाइना। रेशम के लिए शुरुआत कहां से, चाइना। मूल देश कौन सा है, चाइना, याद रखना। लगभग कितने साल पहले, 4 से 5,000 वर्ष पहले चीन में रेशम का उत्पादन क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो बहुत साल पहले रेशम का उत्पादन प्रारंभ हो गया था। लंबे समय तक चीन ने रेशम बनाने की तकनीक को क्या रखा था, गुप्त। वो बताते ही नहीं थे किसी को। चाइना वाले खुद ही बना बनाकर बेचते थे। चाइना वाले तो बनाने में आज भी प्रसिद्ध हैं, चीजों को इतना सस्ता बना देते हैं फिर बेचते हैं। तो वो तो पहले भी बनाकर बेच रहे थे। वो बताते नहीं थे कि हम कैसे बनाते हैं, वो बोलते थे कि हमारा गुप्त है, हमारा सीक्रेट है, हम नहीं बताएंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये रेशम कैसे बनता है, और आजकल सब जगह उत्पादित किया जाता है। रेशम कीट के बारे में बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जा सकती है। ये पूछी जा सकती है कि रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। और रेशम कीट का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो बोला जाता है बोम्बिक्स मोराई। कौन सा होता है, बोम्बिक्स मोराई। याद रखना, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बोम्बिक्स मोराई, ये याद रखना, आपको पूछा जा सकता है। ये एक कीट है जो शहतूत, मेलबरी, याद रखना, शहतूत, मुख्य रूप से शहतूत के पेड़ों पर इसका पालन किया जाता है, और उसकी पत्तियां खाता है। किसकी पत्तियां, शहतूत की। इस कीट के कोकून, अभी आपको दिखाएंगे कोकून क्या होता है। कोकून एक गोल गोल क्या होती है, संरचना। तो कोकून से रेशम का क्या होता है, प्राप्ति होता है। तो रेशम प्राप्त किया जाता है कोकून, एक गोल अंडे जैसी संरचना बने जाती। देखो भाई, यहां पर आपको रेशम कीट के जो जीवन चक्र है उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में बता रखा है। देखो, शुरुआत होती है इनकी अंडों से। किससे शुरुआत होती है, अंडों से। तो रेशम कीट का जब पालन किया जाता है तो सबसे पहले होते हैं अंडे, और ये कहां पर दिए जा रहे हैं, शहतूत के पेड़ के पत्तों पर। ये क्या दिए गए हैं, अंडे। देखो, एग
लेड ऑन मेलब्री लीव्स, सहतूत के पेड़ के पत्तों पर अंडे दिए जाते हैं। इसके बाद में ये तीसरे नंबर का है भाई, ये आना चाहिए था पहले, लार्वा। पहले एग आ गया, एग से क्या निकलता है, लार्वा। और जो रेशम कीट का जो लार्वा होता है, उस लार्वा को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, कैटरपिलर। और ये इन सहतूत की पत्तियों को क्या करता है, खाता है। जब ये सहतूत की पत्तियों को खाता है तो कुछ दिनों के बाद में इस कैटरपिलर की जो लार ग्रंथियां होती हैं ना, क्या होती हैं, लार ग्रंथियां, उनसे ये अपनी लार निकालता है। क्या निकालता है, लार। और ये लार होती है इस कैटरपिलर के चारों तरफ लिपटने लग जाती है, चारों तरफ लिपटती जाती है, लिपटती जाती है, लिपटती जाती है। जैसे ही वो लार होती है, इसके लार ग्रंथियों से निकलती है, तब तो वो लिक्विड है, लेकिन बाहर निकलते ही, हवा के संपर्क में आते ही वो क्या हो जाती है, ठोस रूप में बदल जाती है और इसके चारों तरफ लिपटती जाती है और लिपटकर एक ऐसी अंडेनुमा संरचना बना लेती है। कैसी संरचना बना लेती है, अंडेनुमा। और उसके अंदर ही वो लार्वा होता है, वो लार्वा होता है उसके अंदर ही होता है, उसी के चारों तरफ लिपटकर एक गोल संरचना बन गई है। इस गोल संरचना को क्या कहा जाता है, कोकून कहा जाता है। गोल संरचना को क्या कहा जाता है, कोकून। तो कोकून का निर्माण कैसे हुआ भाई, अंडे, अंडों से निकले लार्वा, लार्वा का कौन सा नाम होता है, कैटरपिलर। और ये जो कैटरपिलर होता है, ये अपनी लार ग्रंथियों से क्या निकाल रहा है, लार। और लार है वो लिक्विड, वो इसके चारों तरफ लिपटती जा रही है, लिपटने के बाद वो हो गई ठोस और बन गया ये कोकून। कोकून के अंदर ही वो कैटरपिलर होता है। ये कैटरपिलर 10 से 14 दिनों के अंदर एक अलग संरचना में बदल जाता है, अलग रूप में बदल जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्यूपा। क्या बोलते हैं, प्यूपा। और ये प्यूपा होता है, ये इसी कोकून के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखना, इसी कोकून को, इस कोकून के अंदर प्यूपा है, कोकून के अंदर प्यूपा है। इस प्यूपा को विकसित नहीं होने देना है, इसको विकसित नहीं होने देना है, क्योंकि जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा और जैसे ही ये ऐसे कीट का पूरा रूप ले लेगा, तो वैसे ही ये इसको काटकर, रेशम को काटकर बाहर निकल जाता है, इस कोकून को तोड़कर बाहर निकल जाता है। और जैसे ही कोकून एक बार टूटा, उसके बाद उससे रेशम का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो इसके उत्पादन के लिए इस कोकून के अंदर जो प्यूपा है, उस प्यूपा को मार दिया जाता है। कैसे, इस कोकून को गर्म पानी में डाल दिया जाता है। किस में डाला जाता है, गर्म पानी में डाला जाता है, जिसके कारण से इसके अंदर का जो प्यूपा है वो मर जाता है और फिर उससे, उस कोकून से क्या प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेशम कीट होता है, उस रेशम कीट से रेशम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले रेशम कीट अंडे देता है, अंडे से एक लार्वा बनता है, उस लार्वा का नाम होता है कैटरपिलर। कैटरपिलर होता है, इसकी लार ग्रंथियों से लार निकलती है। जैसे वो निकलती है उस समय तो वो लिक्विड होती है द्रव अवस्था में, लेकिन बाहर हवा के संपर्क में आते ही वो ठोस रूप में बदल जाती है और ये लार इस कैटरपिलर के चारों तरफ लिपटे जाती है, ठोस संरचना बने जाती है। और इस ठोस अंडेनुमा संरचना को हम बोलते हैं कोकून। इस कोकून के अंदर ही वो कैटरपिलर होता है, वो अपनी अगली अवस्था में बदल जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्यूपा। और ये प्यूपा होता है, इस कोकून के अंदर ही पाया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए इस कोकून को उबाल लिया जाता है, जिसके कारण से वो प्यूपा अंदर ही मरे जाता है और फिर उससे रेशम प्राप्त किया जाता है। अगर उसको उबाला नहीं गया तो क्या होगा कि अंदर जो प्यूपा है वो बड़ा हो जाएगा, वयस्क रूप में बदल जाएगा और उसके पंख वगैरह आ जाएंगे, वो उस कोकून को तोड़कर बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलकर क्या हो जाएगा, ये वयस्क रूप में बदल जाएगा। और ये अब पूरों को तो नहीं मरेंगे क्योंकि हमें अंडे भी चाहिए, तो कुछ कोकून को छोड़ देते हैं और बाकी से हम क्या बना लेते हैं, रेशम बना लेते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, रेशम कीट का जीवन चक्र यह भी आपको बता दिया। अंडा, मादा पतंगा होती है, पतंगा का मतलब हो गया कीट, पतंगा मतलब पंख वाला।
इसका जो एकदम वयस्क रूप है उसे पतंगा मोथ कह रहे हैं। और ये एक बार में कितने अंडे देती है? 300 से 500 अंडे देती है। इसका जो लार्वा होता है, रेशम कीट के लार्वा को हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर। और ये शहतूत की पत्तियां खाकर तेजी से क्या होता है? बढ़ता है। इसके बाद में एक अवस्था आती है जिसे हम बोलते हैं प्यूपा। लार्वा अपने चारों ओर कोकून बनाता है। अभी आपको बता ही दिया किससे बनता है? लार से। और इसी कोकून से क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है। फिर आ जाता है वयस्क अर्थात एडल्ट मोथ। कोकून से पतंगा निकलता है और फिर से अंडे देता है। लेकिन कुछ अंडों को, कुछ कोकून से ही हम पतंगा निकलना देते हैं, बाकी को उबाल लेते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, रेशम उत्पादन की प्रक्रिया कैसे बनाते हैं रेशम। सबसे पहले शहतूत के पौधे चाहिए, उनको उगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भोजन तो चाहिए ना उनको, तो शहतूत के पौधे उगाना। फिर रेशम कीट के अंडे प्राप्त करना। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो हमें शुरुआत में अंडे चाहिए, वो लाना पड़ेगा। फिर इसके बाद में लार्वा को शहतूत की पत्तियां खिलाना। उन अंडों को शहतूत की पत्तियों पर रखेंगे, फिर वो लार्वा बनेगा। लार्वा होगा उन शहतूत की पत्तियों को खाएगा और खाकर कोकून बनाएगा। लार्वा द्वारा क्या बनेगा? कोकून। और इस कोकून से हम क्या प्राप्त करते हैं? धागा प्राप्त करते हैं। रेशम के प्रकार कौन कौन से? एक तो आ गया मलबरी रेशम, ये सबसे प्रसिद्ध यही है, मुख्य रूप से यही है। मलबरी का मतलब हो गया कि जो शहतूत से प्राप्त होता है। कौन सी पत्तियों से? शहतूत की पत्तियों से। जो कीट है वो शहतूत की पत्तियों को खाता है, उससे प्राप्त होता है। सबसे अधिक उत्पादन इसी का होता है। शहतूत की पत्तियों से प्राप्त होने वाला क्या है? रेशम। इसके अलावा तसर रेशम। तसर रेशम वन क्षेत्रों में अन्य जो भी पादप होते हैं उनके पत्तियों को खाकर उनसे प्राप्त किया जाता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं होता है। यह राजस्थान में मुख्य रूप से तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है। और कौन से क्षेत्रों में? जो दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये जो क्षेत्र हैं वहां पर इनका उत्पादन किया जाता है, क्योंकि उधर जंगल भी बहुत ज्यादा है और आदिवासियों के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा एरी रेशम होता है एक, और एक होता है मूगा रेशम। कौन सा रेशम होता है? मूगा। और ये असम में प्रसिद्ध है। असम का कौन सा रेशम प्रसिद्ध है? मूगा रेशम प्रसिद्ध है। असम का कौन सा रेशम प्रसिद्ध है? मूगा रेशम प्रसिद्ध है। तो यह आपको बता दिया है कि रेशम का उत्पादन कैसे होता है। अब देखो कोकून से हम रेशम का धागा कैसे निकालेंगे। जो कोकून हमें बन गया, आपको पता है कोकून कैसे बना था? कैटरपिलर से बना था। उसकी लार ग्रंथियों से लार निकली, उसके चारों तरफ लिपटी, कोकून बना। अब उस कोकून से कैसे हम रेशम प्राप्त करेंगे? कोकून से रेशम प्राप्त करने की जो विधि होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रीलिंग। तो रीलिंग किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। उससे रेशम प्राप्त करने की क्या होती है? विधि होती है। सबसे पहले तो कोकूनों को इकट्ठा किया जाता है। जो भी कोकून होते हैं उनको इकट्ठा। जब रेशम कीट का लार्वा अपने चारों ओर कोकून बना लेता है, तब उस कोकून को क्या किया जाता है? एकत्र किया जाता है। फिर उस कोकून को उबाला जाता है, बॉईल करते हैं। कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है। इससे कोकून का बाहरी पदार्थ सेरीसीन, ये एक चिपचिपा पदार्थ है। कौन सा, कैसा पदार्थ है? चिपचिपा, जो उस कोकून को पकड़ के बांध के रखता है, एक तरीके से उसको जोड़कर रखता है। तो ये सेरीसीन, देखो पहले आपको पता था कि लार निकली और उस लार से जैसे ही हवा के संपर्क में आया तो वो कठोर हो गया था, चिपककर क्या हो गया था? कठोर। अब उसे वापस नरम करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसको उबालते हैं, ये सेरीसीन होता है, ये क्या हो जाता है? नरम हो जाता है और धागा आसानी से निकल जाता है। लेकिन याद रखना, जब कोकून को उबाला जाता है तो उसके अंदर प्यूपा भी मर जाता है। इस कारण वो अंदर ही मर जाता है। और अगर वो प्यूपा बाहर निकल गया तो फिर रेशम कोई काम का नहीं, क्योंकि टुकड़े हो गए पूरे के। लंबा रेशम निकलेगा ही नहीं, वो तो टुकड़े हो गए। नेक्स्ट देखो, धागा निकालना। और धागे निकालने को रीलिंग कहते हैं। कोकून के सिरे को ढूंढकर उससे धागा निकाला जाता है और इसी कोकून के धागों से मिलाकर एक मजबूत रेशम का धागा बनाया जाता है।
फिर आ गया धागे को लपेटना। भाई जो धागा निकल रहा है उसको लपेटेंगे किसी चरखी वगैरह पर, वही बात होगी जैसे पतंग उड़ाने के लिए हम चरखी पर लपेटते हैं ना डोर को, वही चीज तरीका हो गया कि निकले हुए रेशम के धागे को चरखी या मशीन पर लपेट लिया जाता है। कोकून में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। उसका जो चिपचिपा पदार्थ था उसे सेरिसिलिन कहा था। प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। किससे प्राप्त होता है? कोकून से। कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। तो ये सारा का सारा आपको बता दिया है कि कैसे रेशम प्राप्त किया जाता है, उसका कीट का क्या नाम है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उससे रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सारी चीजें आपको बता दी। अब लास्ट में हमारा क्या है? रेशम कीट पालन का आर्थिक महत्व। क्या फायदा है भाई इसका? रोजगार का अच्छा साधन, रोजगार मिल जाएगा। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, निर्यात में वृद्धि, वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है, हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग का कच्चा माल, और महिलाओं के लिए घरेलू रोजगार। तो इस प्रकार से ये आर्थिक रूप से फायदेमंद होता है। लास्ट में देखो कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो क्या है? देखो भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कहां होता है भाई? कौन से राज्य में किया जाता है? कर्नाटक में। भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? कर्नाटक, याद रखना है। रेशम कीट का पालन की शुरुआत कहां से हुई थी? चाइना से। रेशम के व्यापार के लिए चीन से लेकर, ध्यान से सुनना, चीन से लेकर एशिया के, मध्य एशिया के देशों और यूरोप तक जाने वाला जो व्यापार मार्ग था उसे सिल्क रोड या रेशम मार्ग कहा जाता था। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रेशम मार्ग कहां से प्रारंभ होता था? चीन से, क्योंकि रेशम वहीं से, प्राचीन समय में रेशम खरीदकर लोग यूरोप में बेचते थे, तो चाइना से खरीदते थे, मध्य एशिया से होते हुए यूरोप में ले जाकर ऊंचे दामों में बेचा जाता था। और क्योंकि रेशम के लिए मुख्य रूप से काम में लिया जाता था, इस कारण उस रूट का नाम, उस मार्ग का नाम ही रेशम मार्ग पड़ गया। चाइना, मध्य एशिया, यूरोप तक जाता था। राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सी रेशम का उत्पादन होता है? तसर रेशम। कौन सी रेशम का होता है? तसर रेशम या तसर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। तसर का मतलब जो वन क्षेत्रों में सहतूत के अलावा अन्य पेड़ों पर जो उत्पादन किया जाता है उसे कहा जाता है तसर रेशम। राजस्थान में रेशम कीट का पालन मुख्य रूप से कौन से जिलों में होता है? दक्षिणी जिलों में, और उसमें भी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में उत्पादन होता है। इन क्षेत्रों में वन और आदिवासी क्षेत्रों में अधिक होने के कारण से तसर रेशम, याद रखना, तसर रेशम उत्पादन की संभावना क्या है? अधिक। राजस्थान में रेशम की कीट को पालन को बढ़ावा देने के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंट्रल सिल्क बोर्ड। हालांकि ये राजस्थान में नहीं है, ये बेंगलोर में है, लेकिन वो प्रशिक्षण देता है। बढ़ावा देने के लिए क्या देता है? प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहां पर है? बेंगलोर, कर्नाटक में है। वहां से इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं आप। आपको भी यदि रेशम कीट का पालन करना हो, सेरिकल्चर करना हो, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो नए नए क्षेत्रों में ट्राई कर रहे हैं। परंपरागत जो नौकरी करना है वो लोगों को थोड़ा कम पसंद आ रहा है, नए क्षेत्र ट्राई कर रहे हैं, कृषि में भी ट्राई कर रहे हैं तकनीकों के साथ। तो आपको भी यदि रेशम कीट का पालन करना हो और आपको ट्रेनिंग लेना हो तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है कर्नाटक अर्थात बेंगलोर में, वहां से आप इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, और अन्य कोई भी टेक्निकल सहायता आपको चाहिए तो वो वहां से आपको मिले जाएगी। तो ये सब कुछ हमने किस किस के बारे में देख लिया? मुर्गी पालन और रेशम कीट पालन के बारे में देख लिया। आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो है ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना। बाकी यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।